हेलो दोस्तों, द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग विश्व मानचित्र पढ़ रहे हैं। विश्व मानचित्र के अंतर्गत हमने सबसे पहले आप लोगों को 7 महाद्वीप और 5 महासागरों का हमने आपसे परिचय करवाया था। उसके बाद दोस्तों हमने आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक सामान्य अध्ययन और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जलवायु के बारे में उसकी विशेषता मैंने आपको बताया था। अब इस क्लास में दोस्तों हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम लोग जो इसकी सामान्य जानकारी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और दोस्तों एक बात आपसे बताना चाहूँगा कि भूगोल दोस्तों क्या है, एक कल्पना का विषय है। इसमें क्या है, हम जितना कल्पना करेंगे, अच्छे से कल्पना करेंगे तो भूगोल को हम अच्छे से समझेंगे। तो ये जो हम मानचित्र पे जिस भूभाग के हम चर्चा करते हैं, ये कोई छोटा मोटा भूभाग नहीं है। मानचित्र में आपको ये एक छोटा सा एरिया दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये हजारों किलोमीटर इसकी एरिया होती है। लगभग लंबाई चौड़ाई अगर देखा जाए तो हजारों किलोमीटर का क्षेत्र होता है ये। तो पूरे विश्व यानी कि जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने स्थल भाग हैं उन सबको अगर देखा जाए तो उसका एक एक भाग जो बृहद स्थलीय भाग है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बृहद स्थलीय भाग वही 7 महाद्वीप है, जिसमें से 6 महाद्वीप पर जीवन है और 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका है, जहाँ पे मतलब मानव बस्ती नहीं है। वहाँ पे जीव जंतु हैं, जो ध्रुवीय जीव जंतु हैं वहाँ रहते हैं। कुछ ध्रुवीय पक्षी भी रहते हैं अंटार्कटिका पर, क्योंकि वहाँ सालों भर बर्फ जमा रहता है। तो मुख्यतः हम लोग 6 महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। जो 6 महाद्वीप है वो हमने चर्चा किया था। और आइए तो आज हम लोग शुरू करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और दोस्तों एक बात और आपसे कहूँगा कि आप लोग जब विश्व मानचित्र को पढ़ें तो अपने पास एक एटलस रखें या एक मैप जो होता है मानचित्र, वो जो दीवार पे आप खरीद के चिपका सकते हैं। और उसे जब आप ये क्लास देखें दोस्तों तो साथ साथ इसके जो फैक्ट्स हम बताते हैं किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पे, तो उसको आप एटलस में देख करके उस चीज़ को एक बार डिनोट करें, ताकि आपके मतलब याद के लिए सही रहे, आपका वो दिमाग में बैठ जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दोस्तों यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लगभग उत्तरी भाग से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। तो एक तरह से देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो भाग है और अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, कुछ भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में है। और ये तो हुआ 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा। और ये दोस्तों जो आप यहाँ से देख रहे हैं डॉट लाइन, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है यानी कि मकर रेखा है। तो इस महाद्वीप से 2 मुख्य रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि अक्षांश रेखा मुख्य रूप से 2 गुजरती हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। दोस्तों जब मैं विश्व मानचित्र आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने एक महाद्वीप के बारे में बताया था, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि 3 रेखाएं गुजरती हैं जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा, और उत्तरी जो है कर्क रेखा, और दक्षिण में मकर रेखा। ये 3 रेखाएं जो है किसी एक महाद्वीप से गुजरती हैं, जिसको आपसे मैं कहूँगा कि आप कमेंट में हमें बताएं कि वो कौन सा महाद्वीप है जिससे 3 अक्षांश रेखाएं होकर के गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये 3 रेखाएं कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक मानचित्र है। इसमें दोस्तों ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पनामा नहर है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। तो ये पनामा नहर है, जिसको मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ाते समय भी इसको यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ था। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पनामा नहर अलग करती है।
और जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसका विस्तार उत्तर में इस पनामा नहर से लेकर के और दक्षिण में दोस्तों यहाँ पे एक जो इसका अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग है यहाँ तक ये विस्तृत है। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसमें दोस्तों देखा जाए तो टोटल इसमें 13 देश आते हैं। कुल देशों की संख्या कितनी है? 13, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं। 13 देश कौन कौन से हैं आइए इसमें थोड़ा मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। 13 देश में दोस्तों सबसे बड़ा ब्राज़ील है, जिसकी सीमा मैं इस मार्कर से घुमा कर बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील की जो सीमा है वो यहाँ से ये है, ये ब्राज़ील की सीमा है दोस्तों। ये लगभग इतना बड़ा भूभाग, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और यहाँ 3 छोटे छोटे देश हैं। यहाँ पे क्या है? गुयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुयाना, ये 3 देश है। उसके बाद उत्तर में एक यहाँ देश है वेनेजुएला, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कोलंबिया, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर और पश्चिमी भाग पर, उत्तर पश्चिमी भाग पर कोलंबिया है। यहाँ पे है इक्वाडोर, ये वाला पार्ट इक्वाडोर है। उसके बाद आता है पेरू, ये पेरू का भाग है। उसके बाद दोस्तों ये आता है बोलीविया, और ये है पराग्वे, ये है उरुग्वे, और ये है अर्जेंटीना। और ये जो पतला सा आप लाइन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है दोस्तों? ये चिली है। ये इस चिली की लंबाई बहुत अधिक है और चौड़ाई कम है, जो कि चिली पेरू से लेकर के बोलीविया की सीमा से और पेरू से सटे हुए, ये अर्जेंटीना से सटे हुए ये दक्षिणी, ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा आप गैप देख रहे होंगे। ये मुख्य भूमि है और ये द्वीप है। इसके बीच में थोड़ा सा जो संकरा समुद्री भूभाग है, समुद्री जो जल फैला हुआ है, इसे मैगलन जल संधि कहते हैं दोस्तों। ये जो है ये क्या है? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि है ये संकरा समुद्री भाग मैगलन जल संधि है। तो ये उसके नीचे मैगलन जल संधि के नीचे ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। तो चिली का जो विस्तार है वो यहाँ पेरू की सीमा से सटे बोलीविया से और अर्जेंटीना से होते हुए ये जो पतली लाइन है ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप तक है। इसका टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ आप देख रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आपको वीडियो में थोड़ा सा जूम करके देखना पड़े, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये है, इसका 2 पार्ट में है। इसका जो पश्चिमी पार्ट है, यानी कि पश्चिमी भाग है इस द्वीप का, वो चिली के अधिकार में है, और इसका जो पूर्वी भाग है वो अर्जेंटीना के अधिकार में है। और एक द्वीप है यहाँ पे, छोटा सा द्वीप जो आप देख रहे हैं, ये फॉकलैंड है। इसका नाम फॉकलैंड है, और इस पे अधिकार जो है दोस्तों यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है इस पे। ये फॉकलैंड द्वीप है। तो दोस्तों ये हो गया देश, कौन कौन से देश हैं इसमें, ये आपने देखा। कुल 13 देश हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और इसमें दोस्तों क्या है कि ये जो आप लाल कलर का डॉट डॉट जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एंडीज पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक, महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ये एंडीज पर्वत है। और ये दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो इसका नाम एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये आप देख रहे हैं,
चिली देश में है। कौन से देश में? चिली में। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। इसका नाम है माउंट एकांकागुआ। ये पूरे एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जो कि चिली में है। और दोस्तों इसी जो एंडीज पर्वतमाला है इस पे एक यहाँ पे राजधानी है एकदम, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से एकदम पास में, वो कौन सा है? इक्वाडोर। ये देश का नाम है इक्वाडोर। जो ये सीमा आप देख रहे हैं ये इक्वाडोर देश है और इसकी जो राजधानी है इसका नाम है क्विटो। क्विटो ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है और ये विषुवत रेखा से के एकदम समीप में है, एकदम निकट स्थित है। आप देख सकते हैं यह है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश और इसके सटे यहाँ पे है क्विटो। ये इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। यहीं पे दोस्तों एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में ही ये एंडीज पर्वतमाला पर है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा आप जो भी कह लीजिए, तो जो इसका विस्तार है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों में है। 3 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यानी कि जो विषुवत रेखा इसका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर के गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से। और दोस्तों जो मकर रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा गुजरती है और मकर रेखा जो है इस जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसके कौन कौन से देश से होकर गुजरती है मकर रेखा? एक तो चिली हुआ, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पैराग्वे और चौथा ब्राज़ील। यानी कि चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है कौन सा? मकर रेखा। तो दोस्तों ये हो गया देश और विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसमें दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वेनेजुएला में ये जो आप भाग देख रहे हैं, यहाँ पे ये समुद्र से जुड़ा हुआ एक लैगून झील की तरह एक यहाँ पे जलीय भाग है। ये झील है और इसका नाम है मराकाइबो। ये मराकाइबो झील है दोस्तों। यहाँ पर विश्व में पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा संचित भंडार है। तो ये वेनेजुएला में मराकाइबो जो झील है इसके आसपास में क्या है? पेट्रोलियम का बहुत बड़ा संचित भंडार है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये जो देश आप देख रहे हैं चिली, जो लंबाई सर्वाधिक है, पतला सा, तो चिली में यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन आप देख रहे हैं, बिंदी बिंदी छोटा छोटा मैंने बनाया हुआ है, ये चिली का उत्तरी भाग में ये मरुस्थल है। ये मरुस्थल है दोस्तों। यहाँ पे मरुस्थल का विकास कैसे हो गया है? जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया है समुद्री जलधारा के नाम से, उसमें मैंने जब प्रशांत महासागर के जलधाराओं की मैंने बात की है तो उसमें दोस्तों मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे पीरू की ठंडी जलधारा बहती है। ये पीरू देश है और यहाँ से जो एक जलधारा दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर बहती है, ये विषुवत रेखा के पास तक जाती है। इसे पीरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। ये ठंडी जलधारा है। तो दोस्तों इस ठंडी जलधारा के कारण ये जो मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल का विकास हुआ है। क्यों? अधिकतर दोस्तों आप जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराओं का विकास होता है और ठंडी जलधाराएं बहती हैं, और महाद्वीप के पूर्वी भागों में गर्म जलधाराओं का जो विकास रहता है, गर्म जलधाराएं बहती हैं। तो यहाँ ठंडी जलधाराएं बहती हैं, इसलिए यहाँ मरुस्थल का जो है
यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। और दूसरा फैक्ट क्या है दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्षा की मात्रा है इस महाद्वीप में, ये पूरब से वर्षा यहाँ होती है पश्चिम की तरफ, और पश्चिम आते आते इसकी मात्रा घटते जाती है, और जब एंडीज पर्वत को पार करके जब हवाएं इसके पश्चिम में पहुंचती हैं तो उनमें नमी की मात्रा लगभग समाप्त हो जाती है और वो वर्षा नहीं कर पाती है। इस वजह से यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ मरुस्थल का विकास हुआ है। और दूसरा एक मरुस्थल यहाँ पे आप ब्लैक कलर से डॉट डॉट लाइन जो देख रहे हैं, अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में यहाँ भी मरुस्थल का विकास हुआ है दोस्तों, लेकिन ये एक शीत मरुस्थल है। और यहाँ जो है ये उष्ण मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है और ये शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल क्या होता है दोस्तों, यहाँ भी नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है और जो है ये शुष्क और ठंडा क्षेत्र होता है, लेकिन नमी की मात्रा बहुत कम होती है। तो यहाँ भी मरुस्थलीय जैसी स्थिति होती है, लेकिन ये शीत मरुस्थल होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पछुआ हवाएं चलती हैं, पश्चिम से हवाएं चलती हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो दक्षिणी अक्षांश होते हैं उन पे पश्चिम की तरफ से तीव्र गति से पछुआ हवाएं चलती है। तो उनसे इस क्षेत्र में, इस एंडीज पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र शुष्क रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ भी, इसीलिए यहाँ भी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है जो कि शीत मरुस्थल है। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ का समुद्री क्षेत्र क्या होता है, ठंडा जल होता है, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव के पास स्थित है। तो यहाँ पे क्या है कि वर्षा होने का जो है अनुकूल परिस्थिति जो होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है उतनी, इस वजह से यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। तो इन कारणों से यहाँ क्या है, शीत मरुस्थल पाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया मरुस्थल। और ये जो गर्म मरुस्थल है चिली में, यहाँ पे एक दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है अरिका। इस चिली के उत्तरी भाग में जो चिली का जो मरुस्थल है, यहाँ पे एक अरिका नामक स्थान है जो कि इसे विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नमी की मात्रा जो है लगभग 0.10% से भी कम होता है, इसलिए इसे विश्व का शुष्कतम स्थल माना जाता है। इसका नाम है अरिका। अरिका, अरिका कहाँ है, चिली में। चिली में है, ये विश्व का शुष्कतम स्थल है। तो दोस्तों ये हो गया मरुस्थल। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, एक यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हैं, एक रेखा लाल कलर से और ब्लैक कलर से डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी के बारे में आप दोस्तों ज़रूर सुने होंगे। अमेजन नदी क्या है, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि जो विश्व की पहली जो सबसे लंबी नदी है वो मिस्र की नील नदी है, जो कि आप जानते हैं। और दूसरे विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। लेकिन अमेजन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों, जल ग्रहण क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक है। अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, ये जो नदी है, इस नदी के आसपास के क्षेत्र से जो भी नदियाँ, जो सहायक नदियाँ आकर के इसमें मिलती है, जो भी सहायक नदियाँ इसमें आकर के मिलती है, अपना जल लेकर के आकर के इसमें मिलती है, तो जिस क्षेत्र तक का जल लेकर के आके और अमेजन नदी में अपना जल इसको देती है, तो उस क्षेत्र तक, जहाँ तक इस अमेजन नदी को जल की प्राप्ति होती है जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र को उसका क्या कहते हैं, जल जो है जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो अमेजन नदी का विश्व में जल ग्रहण क्षेत्र प्रथम स्थान पे, यानी कि सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र अमेजन नदी का है। तो दोस्तों ये हुई अमेजन नदी। और अमेजन नदी की एक खास बात और है दोस्तों कि अमेजन नदी जो है ये एंडीज पर्वत से निकलती है और
पेरू और ब्राज़ील 2 देशों में होकर के बहती है और ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पे अपना मुहाना बनाती है। अमेजन नदी कहाँ विषुवत रेखा पे अपना मुहाना बनाती है, जो कि अटलांटिक सागर के तट पे है। ये अटलांटिक महासागर है, तो इसके तट पे अपना मुहाना बनाती है, जो कि विषुवत रेखा पर है। तो ये अमेजन नदी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नदी मुहाना बना रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से 3 नदी है। 3 नदी कौन कौन सी है? पराग्वे, पराना, यूरुग्वे, 3 नदी है। ये जो पराग्वे, जो आप देश की सीमा जो देख रहे हैं, इसके बीचों बीच से एक नदी आती है और कुछ दूर तक ये पराग्वे की सीमा तक जाती है और फिर दक्षिण की ओर आती है। और जो पराना नदी है वो दक्षिण ब्राज़ील से निकलकर और पराना और अर्जेंटीना की सीमा से होती हुई ये भी दक्षिण की ओर आती है। और दूसरा जो यूरुग्वे नदी है वो भी दक्षिण ब्राज़ील से निकलती है और ये जो अर्जेंटीना के सीमा के साथ साथ बहती हुई ये 3 नदियाँ आकर के एक साथ सम्मिलित रूप से अपना जल जहाँ गिराती है, जिस खाड़ी में गिराती है, इसे रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। रियो डी ला प्लाटा, यानी कि इन 3 नदियों के जो क्षेत्र है, 3 नदियों के क्षेत्र को प्लाटा कहते हैं। सम्मिलित रूप से इन्हें प्लाटा कहते हैं और ये जो जल जहाँ गिराती है उन्हें उसे रियो डी प्लाटा कहते हैं। तो ये पराग्वे नदी है, ये पराना नदी है और ये यूरुग्वे नदी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो पराग्वे की सीमा है वो ये है, ये पराग्वे की सीमा है। और जो अर्जेंटीना की सीमा है वो आप देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना की सीमा है, यहाँ तक अर्जेंटीना है और ये का यूरुग्वे है, ये यूरुग्वे है। तो दोस्तों पराग्वे और यूरुग्वे, इन दो और अर्जेंटीना, इन देशों के आसपास ये जो 3 नदियाँ बहती हैं, ये तीनों नदियों को सम्मिलित रूप से प्लाटा कहते हैं, प्लाटा नदी तंत्र कहते हैं, प्लाटा नदी तंत्र। और ये जो जहाँ अपना जल गिराती है उसे रियो डी प्लाटा कहते हैं। ये भी अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। तो ये ब्राज़ील के दक्षिणी भाग से निकलती है प्लाटा नदी तंत्र। उसके बाद दोस्तों अमेजन नदी हो गया और एक प्लाटा नदी तंत्र हो गया। तीसरी बात दोस्तों, कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ जलवायु विशेषताओं की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो अमेजन नदी है, इसके आसपास के क्षेत्र में, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ये जो अमेजन नदी है इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग इस क्षेत्र में, लगभग इस क्षेत्र में ये अमेजन नदी है और ये विषुवत रेखा के पर अपना मुहाना बनाती है। तो दोस्तों जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर और दक्षिण से यह व्यापारिक पौने चलती हैं पूरब से पश्चिम की ओर। तो व्यापारिक पौने इस अटलांटिक महासागर से अपने साथ नमी की भारी मात्रा लेकर के आती है और इन अमेजन नदी के क्षेत्र में व्यापक वर्षा करती है। एंडीज पर्वत के पूरब में, एंडीज पर्वत से टकराकर पौने और पूरब में अपना सारा नमी छोड़ देती है और यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है। ये वर्षा जो है एक प्रकार से संवहनीय प्रकार की वर्षा है, जो लगभग दिन में रोज बारिश ये होती है। वही लगभग 3-4 बजे के बाद ये बारिश होती है। सुबह जब सूर्य निकलता है तो धीरे धीरे जब यहाँ वाष्पीकरण होता है अटलांटिक महासागर में और हवाएं गर्म होती है, और हवाएं जितनी गर्म होती है नमी को उतना ज़्यादा सोखती है और उनमें नमी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और जब दोपहर के बाद इन क्षेत्र में इन हवाओं से भारी मात्रा में वर्षा होता है। तो ये जो क्षेत्र है ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं
और इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषताएं क्या है कि वो साल भर हरे भरे रहते हैं, अपना पत्तियां नहीं गिराते और ये बहुत ही सघन होते हैं। और इनमें क्या है दोस्तों कि इन क्षेत्रों में इन वनों की सघनता इतनी ज़्यादा होती है कि इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो इतने सघन होते हैं कि उनका दोहन नहीं हो पाया है। यानी कि किसी एक प्रकार की जो कोई लकड़ी है, अगर उसकी ज़रूरत है तो इतने सघन वन में वो थोड़ा उसका दोहन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी विविधता है कि विविधता इतना ज़्यादा है कि किसी एक प्रकार के वनस्पति का यहाँ से दोहन कर पाना संभव ही नहीं हो पाता है। और इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ जो वनों की सघनता के कारण सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाती है, जमीन तक नहीं पहुँच पाती, हमेशा दलदली क्षेत्र बना रहता है। और यहाँ पे वनों का जो विभाजन किया गया है वो ऊंचाई के अनुसार लगभग 3 भाग में किया गया है। किस तरह से बताता हूँ दोस्तों। एक बड़े स्तर के जो सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं, उसके बाद दोस्तों छोटे स्तर के और फिर उससे भी छोटे स्तर के, यानी कि जो बड़े स्तर के वन हुए सबसे ऊंचे पेड़, फिर उससे छोटे और फिर सबसे छोटे। तो इनका विभाजन इस प्रकार से किया गया है क्योंकि इनमें होड़ लगी रहती है, निचले भाग में अंधेरा रहता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। तो सूर्य की रोशनी पाने के लिए इन वृक्षों में होड़ लगी रहती है, इसलिए इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है और ये बहुत ही सघन होते हैं। तो दोस्तों ये अमेजन वर्षा वन की कुछ विशेषताएं हैं। और यहाँ पे दोस्तों वृक्षों की प्रजाति के साथ साथ जीव जंतुओं की प्रजातियों विविधताएं बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये वर्षा वन के क्षेत्र हैं, अमेजन नदी के क्षेत्र। और इस वर्षा वन के क्षेत्र को यहाँ पे सेलवास कहते हैं। जो अमेजन नदी के आसपास का जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र है उन्हें सेलवास कहते हैं। और इस विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इनकी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो दोस्तों इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में और दक्षिण में जैसे जैसे इनसे दूरी बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। और इन वनों से दूरी पर इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। इधर छोटे वन, झाड़ियाँ और कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इन्हें यहाँ पे कैंपोस कहते हैं। दक्षिण ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं। और इस सेलवास के वन के उत्तर में जो वेनेजुएला और ये जो छोटे छोटे देश हैं यहाँ पे इन्हें लानोस कहते हैं। लानोस। तो दोस्तों ये लानोस और कैंपोस क्या है, ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उत्तर में और दक्षिण में जो सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये कैंपोस और लानोस सवाना प्रकार की जलवायु की विशेषता है। सवाना प्रकार की जलवायु विशेषता में क्या है दोस्तों, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वृक्षों की जो सघनता है वो बहुत दूर दूर होती है। यहाँ पे सघन नहीं वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर वृक्ष पाए जाते हैं, छोटे पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं और जो कि कठोर झाड़ियाँ होती हैं। तो ये क्या है, ये सवाना प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो लानोस और कैंपोस क्या है, सवाना प्रकार की जलवायु है जो कि सेलवास के उत्तर और दक्षिण में विस्तृत है।
और दोस्तों इससे जब हम दक्षिण में आते हैं, कैंपोस से दक्षिण में जब हम आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जब दक्षिणी ब्राजील से यानी कि यहाँ हो गए सेल्वास और यहाँ हो गया कैंपोस, इसके दक्षिण में जब हम आते हैं इस मकर रेखा के दक्षिण में, तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे अर्जेंटीना, पराग्वे, यूरुग्वे का जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो प्लाटा नदी तंत्र का जो क्षेत्र है, यहाँ तक अर्जेंटीना के पूर्वी और लगभग ये बेल्ट, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में दोस्तों जो है शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और इस शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता क्या है कि यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान क्या है, जो कि लंबे मुलायम घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान। और इन्हें जो है यहाँ पे अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहते हैं, पंपास, यानी कि इसे पंपा प्रदेश भी कहते हैं। पंपा प्रदेश कहते हैं। इन क्षेत्रों में पशुपालन होता है और डेयरी उद्योग विकसित है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रेयरी जलवायु की विशेषता है, सेम वही विशेषता यहाँ पंपास घास भूमि है, पंपा प्रदेश की विशेषता है। तो इसे जो उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेयरी कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान को, और दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहते हैं। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पराग्वे यानी कि प्लाटा नदी तंत्र के आसपास का क्षेत्र पंपा प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये क्या है, शीतोष्ण घास का मैदान है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें तो ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें मोंटाना कहते हैं। मोंटाना क्या है दोस्तों, एंडीज के पूर्वी ढालों पे जो वन पाए जाते हैं उन्हें मोंटाना कहते हैं। तो ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि मोंटाना क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो वन पाए जाते हैं, वो उन्हें मोंटाना कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ जलवायु विशेषताएं और इसका एक सामान्य अध्ययन हमने जो बताया आपको। एक दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये लाल कलर का एक घेरा, ये सेंटोस बंदरगाह है, अटलांटिक महासागर के तट पर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में ब्राजील के पास यहाँ पे सेंटोस बंदरगाह है। इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉफ़ी का बहुत मात्रा में व्यापार होता है। क्योंकि ब्राज़ील का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में बहुत बड़े मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन होता है और इन कॉफ़ी का जो व्यापार है इस सेंटोस बंदरगाह से किया जाता है, इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये कॉफ़ी बंदरगाह हुआ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो बोलीविया है, ये पेरू और ये बोलीविया, इन दो देशों की सीमा पर एक झील पाई जाती है। ये झील का नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील, ये दोस्तों ये जो झील है ये एंडीज पर्वत पे है और बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। और इसे दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकागम्य झील का मतलब यहाँ पे नाव से जाया जा सकता है, यानी कि यहाँ नाव चलती है, नाव यहाँ पहुँचती है इतनी ऊंचाई पे। तो इसे विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील कहा जाता है। क्या नाम है इसका? टिटिकाका झील। उसके बाद दोस्तों
ये जो बोलीविया देश आप देख रहे हैं, ये बोलीविया देश है और यहाँ पे है पराग्वे। ये दोनों जो देश हैं दोस्तों, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध देश का क्या होता है मतलब? स्थलरुद्ध का मतलब दोस्तों, इनके पास समुद्री तट नहीं है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इनके पास तट नहीं है। इन दो देशों के अलावा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जितने देश हैं, सबके पास अपना तट है, लेकिन बोलीविया और पराग्वे के बीच इन्हें समुद्री तट प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है, स्थलरुद्ध देश है। इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट मैं बताना चाहूँगा आपको। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल देश टोटल कितने हैं? 13। तो जो ब्राजील है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 13 देशों में से 2 देशों को छोड़कर चिली और इक्वाडोर, 2 देशों को छोड़ करके 11 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं, ये इक्वाडोर है और ये है ब्राजील की सीमा। तो इक्वाडोर और ब्राजील की सीमा आपस में नहीं मिलती है। दूसरा, चिली यहाँ है और ब्राजील यहाँ है, तो चिली और इक्वाडोर जो है वो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी के 11 देश जो है वो ब्राजील के साथ सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ त्रुटि अगर आ जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उसे वो सही करने का और अपनी त्रुटि को सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।